नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के भूगोल का 33वां क्लास है और हम देख रहे हैं कक्षा 12 के भूगोल को, जो कि बीपीएससी टीचर एग्जाम टियर 3 और टियर 4 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा सही नहीं है। तो पहला कह रहा है आपका कि जल एक अजैविक संसाधन है। तो यहाँ पर आपका जो पूछ रहा है कि जल एक अजैविक संसाधन है, तो यहाँ पर आपका ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है आपका। इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। अगला कह रहा है आपका कि पृथ्वी पर मानव तथा अन्य जीवों के लिए उपयोग के लिए अलाउडी जल की मात्रा केवल 3% है। तो यह बिल्कुल सही है कि हम जो जल उपयोग करते हैं मात्र 3% ही जल है जो नदी, ग्लेशियर, अन्य रूपों में पाया जाता है। और तीसरा कह रहा है आपका कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का उपयोग गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की अपेक्षा अधिक होती है। तो यह आपका बिल्कुल सही है। तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है आपका पहला वाला कि केवल ए सही नहीं है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। तो जानते हैं यहाँ पर कि जल एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए आपका पहला वाला कथन गलत होता है, क्योंकि जल को चक्रीय संसाधन के रूप में हम जानते हैं। चक्रीय संसाधन क्यों? क्योंकि जल से क्या बनता है आपका वाष्प, वाष्प यानी कि बादल, और बादल के बाद पुनः जल क्या होता है आपका वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है और फिर यही प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए जल को चक्रीय संसाधन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्यों में निम्नलिखित में से कौन से हैं। भौम जल का मतलब होता है कि जो भूमिगत जल का उपयोग करते हैं ट्यूबवेलों का प्रयोग करके। तो यहाँ पर हम बताते हैं आपको कि भौम जल का उपयोग करने में, सर्वाधिक उपयोग करने में पहले स्थान पे आपका पंजाब आता है। दूसरा राज्य है आपका हरियाणा। तीसरा राज्य है राजस्थान और चौथा राज्य है तमिलनाडु। ये जो राज्य हैं यह क्रमशः आपके भूमिगत जल को सर्वाधिक उपयोग करने वाले भारत के प्रमुख राज्य हैं। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है ए। आगे की अगर बात करें कि मध्यम दर से, ये आपका सर्वाधिक है, ठीक है, सर्वाधिक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मध्यम दर से भूमिगत जल को उपयोग करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो मध्यम दर से उपयोग करने वाले में जो है उसमें पहले नंबर पे गुजरात आता है, दूसरे नंबर पर यूपी आता है, तीसरे नंबर पे बिहार आता है, चौथे नंबर पे त्रिपुरा आता है और पांचवें नंबर पर महाराष्ट्र आता है। और भौम जल क्षमता का कम उपयोग करने वाले, अगर कम से पूछे कि सबसे कम भौम जल क्षमता वाले, मतलब भूमिगत जल को सबसे कम उपयोग करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो इसमें क्रमशः आपका छत्तीसगढ़ आता है, दूसरे नंबर पे उड़ीसा आता है और तीसरे नंबर पर केरल आता है। तो सबसे अधिक जल उपयोग करने में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु है। मध्यम भूमिगत जल उपयोग करने में गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र है। और सबसे कम भूमिगत जल उपयोग करने वाले जो राज्य हैं वह है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन सबसे कम है। ताप्ती की, गंगा की, स्वर्णरेखा की या चंबल तथा सहायक नदियों की। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर होता है सी, कि स्वर्णरेखा नदी बेसिन के कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन सबसे कम है। अगर स्वर्णरेखा के बारे में बात करें तो भारत में स्वर्णरेखा नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति योग्य जल संसाधन लगभग 1.82 घन किलोमीटर है, जो सभी नदी बेसिनों से सबसे कम है। गंगा नदी बेसिन का पुनः पूर्ति योग्य भौम जल अगर बात किया जाए तो गंगा नदी का जो है यह 170 घन प्रति किलोमीटर, और देश के कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। तो यहाँ पूछा है कि सबसे कम किसका है, तो सबसे कम स्वर्णरेखा नदी का है जो कि 1.82 घन किलोमीटर आपका आता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? औद्योगिक सेक्टर में, घरेलू सेक्टर में, कृषि सेक्टर में, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे अधिक जो होता है धरातलीय और भौम जल का उपयोग जो होता है वह कृषि सेक्टर में होता है। तो सही आंसर होता है सी। इसके बारे में जानते हैं कि भारत में धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग जो होता है वह कृषि सेक्टर में होता है। धरातलीय जल का 89% धरातली का जो है वह 89% और भौम जल का जो होता है वह 92% जल का उपयोग कृषि में किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्रों की अगर बात किया जाए तो औद्योगिक क्षेत्रों में सतह जल का जो होता है, सतह जल का 2% और भौम जल का 5% उपयोग में लाया जाता है। घरेलू सेक्टर की बात किया जाए तो घरेलू सेक्टर में जो होता है सतह जल यानी कि धरातलीय जल का 9% और भौम जल का 3% उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर आपके इनके सारे एक्सप्लेन रहोगे कि औद्योगिक सेक्टर में सतह यानी कि धरातलीय सतह का जो होता है धरातलीय जल का जो होता है 2% और भूमिगत जल का 5%। घरेलू सेक्टर में होता है धरातली यानी कि सतह का 9% और भूमिगत जल का 3%। लेकिन कृषि के सेक्टर में जो होता है धरातली यानी कि सतह का 89% और भूमिगत जल का 92% उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धरातलीय जल संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है आपका कि धरातलीय जल के मुख्य स्रोत नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब हैं। तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह का 1/3 धरातलीय जल का ही उपयोग किया जा सकता है। तो यह भी आपका सही है। तो सही आंसर होता है आपका सी कि 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। अब यहाँ पे जानते हैं कि भारत में जो है या कहीं पर भी विश्व में जो धरातलीय जल के मुख्य स्रोत उनमें नदियाँ आती हैं, झील आते हैं, तालाब और तलैया आते हैं। देश में कुल नदियों तथा उनकी सहायक नदियाँ जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है, कुल को मिलाकर कुल नदियों की अगर संख्या की बात किया जाए तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 10,360 नदियाँ हैं भारत में। नदियां और सहायक नदियां मिलाकर कुल नदियों की संख्या 10,360 है। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह जो होता है वह 1,069 घन किलोमीटर होता है। जो नदियों का औसत वार्षिक प्रवाह होता है वह जो होता है 1,869 घन किलोमीटर होता है। किंतु स्थलाकृति जलीय और अन्य दबावों के कारण धरातलीय जल का 690 घन मीटर जल ही उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो यह पूरा इतना तो हमें प्राप्त होता है, लेकिन उपयोग हम केवल कितना कर पाते हैं? तो 690 घन किलोमीटर ही केवल उपयोग में ला पाते हैं। रीजन ये है क्योंकि हमारी स्थलाकृतियाँ और जलीय और अन्य दबाव के कारण बाकी सारे जल जो होते हैं हम उपयोग में उसको नहीं ला पाते हैं। तो प्राप्त तो होता है 1,669, लेकिन हम उपयोग में लाते हैं 690 घन मीटर ही लेकर आते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में नदी और सहायक नदियों को कुल मिलाकर कुल संख्या कितनी है, तो 10,360। और इसमें जो सहायक नदियाँ हैं उनकी लंबाई कम से कम कितनी मानी गई है? तो जिन सहायक नदियों की लंबाई कम से कम 1.6 किलोमीटर हो। ठीक है, इससे अगर कोई छोटी नदी रहेगी तो उसको नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कह रहा है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग वर्षा आश्रित है। तो यहाँ पर आपका होता है कि पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला वाला आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है आगे हम देखेंगे इसके बारे में। दूसरा कह रहा है कि महाराष्ट्र और राजस्थान में भूमिगत जल में फ्लोराइड के संकेंद्रण के बढ़ने के कारण भौम जल संसाधन का अत्यधिक उपयोग है। तो यह बिल्कुल आपका सही है। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए वाला सही नहीं है। तो सही आंसर होता है ए। जानते हैं इसके बारे में कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग जो होता है वह सिंचाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह वर्षा के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं, सिंचाई से ही की जाती हैं। तो जिसके कारण पहला वाला आपका गलत होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है आपका कि नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण ठंडी के समय अधिक होता है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि नदियों में प्रदूषकों का जो संकेंद्रण होता है वह गर्मी के समय में अधिक होता है, न कि ठंडी के समय में। तो इसलिए पहला वाला आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि भारत के नदी क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रदूषित नदी क्षेत्र
दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी क्षेत्र है, तो यह बिल्कुल आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि भौम जल प्रदूषण का कारण भारी विषैले धातुओं फ्लोराइड और नाइट्रेट का संकेंद्रण है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि एसपीसीबी के साथ मिलकर राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करता है, तो यह भी सही है। तो पूछा है कौन सा सही है, तो सही जो है वह 2, 3 और 4 हैं, तो आंसर सही होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जल प्रदूषण से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके कि जल अधिनियम 1974, तो यह भी आपके जल प्रदूषण से ही संबंधित है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, ये भी आपके जल प्रदूषण से संबंधित है। जल उपकर अधिनियम 1977, तो यह भी जल प्रदूषण से ही संबंधित है। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है डी कि उपरोक्त सभी जो है वह जल प्रदूषण से संबंधित हैं। अब यहाँ पे जानते हैं कि जल प्रदूषण को कम करने और नियंत्रित करने के लिए आपका जल अधिनियम 1974 लाया गया था। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को जिनमें कि जल प्रदूषण भी शामिल था को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 लाया गया और जल उपकर अधिनियम 1977 को जल प्रदूषण को कम करने के लिए लाया गया था, किंतु सही रूप में कार्यान्वित नहीं हो पाने के कारण इसका लाभ हमें नहीं मिल पाया था। अगला क्वेश्चन है कि जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि पुनः चक्र और पुनः उपयोग द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है, तो यह सही है कि हम इस प्रकार से जल का उपयोग करें कि हम उसका फिर से क्या कर सकें, उपयोग कर सकें। तो अलवणीय जल जो है मात्र 3% हमारे पास है, तो उसकी उपलब्धता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है या निश्चित रखा जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि कम गुणवत्ता वाले जलों का प्रयोग उद्योगों में करने से जल पर होने वाले लागत को कम किया जा सकता है, तो ये भी सही है कि जैसे हम बेसिक तौर पे देखते हैं कि औद्योगिक सेक्टरों में जो जल का उपयोग होता है वह उसी जल का उपयोग किया जाता है जो हम लोग पीते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि उन जलों का औद्योगिक सेक्टरों में उपयोग किया जाए जो हमारे मनुष्यों के पीने लायक ना हो, तो जिसके कारण जल में होने वाली लागत को कम किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है आपका कि पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपदायता व्यापक है, तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही होते हैं, तो सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि जल संभर प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर प्रबंधन प्रोजेक्ट है, तो ये बिल्कुल आपका सही है कि केंद्र सरकार ने हरियाली प्रोजेक्ट को लाया था और इसके तहत जल संभर प्रबंधन प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी। दूसरा कह रहा है आपका कि नीरू मीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में तथा अरवारी पानी संसद राजस्थान में जल प्रबंधन के लिए चलाए गए कार्यक्रम है, तो यह भी सही है। आपसे सिंपल से यहाँ पे वन लाइनर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीरू मीरू जो है आपका नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया, तो आंध्र प्रदेश में, और अरवारी पानी संसद किस राज्य में चलाया गया, तो राजस्थान में, और इनका संबंध किससे, जल प्रबंधन से है। और तीसरा कह रहा है कि जल संभर से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों से है, तो यह भी सही है। तो सही आंसर होता है आपका सी कि तीनों के तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की निम्नलिखित में से मुख्य विशेषता है, और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि शिक्षा विनियम उपक्रमणों प्रेरकों और अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण चेतना को बढ़ाना, तो जल नीति में यह चीज़ें कही गई थी। दूसरा है कि दुर्लभ संसाधनों के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करना, तो यह भी है कि हम ऐसा बताएं कि जल एक दुर्लभ संसाधन है कि लोग उसके प्रति जागरूक हों और साथ ही साथ जल को बचाने की कोशिश करें। तीसरा है कि भौम जल के उपयोग को बढ़ाने के उपाय करना, तो यह गलत है क्योंकि इसमें यह चीज़ कहा गया था कि भौम जल के उपयोग को कम करने के क्या उपाय हैं कि हम इसका कम से कम उपयोग करें कि भौम जल सुरक्षित रहे। चौथा कह रहा है कि सतह और भौम जल दोनों की गुणवत्ता की जांच करना, तो यह भी भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 में कहा गया था। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो पहला, दूसरा और चौथा कथन सत्य है, तो सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है लैगून तथा झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि लैगून और झीलों से प्राप्त जल संसाधन का उपयोग केरल तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में पीने के लिए किया जाता है, तो यह आपका गलत है।
और दूसरा कह रहा है कि लैगून तथा झीलों के जल संसाधन का उपयोग मछली पालन और चावल के कुछ निश्चित किस्मों नारियल की सिंचाई में किया जाता है। तो ये आपका सही है। तो पूछा है सही कौन सा है, तो केवल 2 सेकेंड सही है, तो सही आंसर होता है बी। अब जानते हैं यहाँ पे कि भारत की समुद्री तटरेखा काफ़ी विशाल है और कुछ राज्यों के समुद्री तट पर बहुत ही दुरंत है, इसी कारण से बहुत सी लैगून झीलें बन गई हैं। केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इन लैगून झीलों को धरातलीय जल संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि जल संसाधन जो होता है कि केरल और पश्चिम बंगाल में ही केवल है, तो यहाँ पर केरल और पश्चिम बंगाल के साथ साथ किस राज्य में, तो उड़ीसा राज्य में भी होना चाहिए, तो जिसके कारण पहला वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। तो इसलिए आपका पहला गलत है और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि जलभृत एक संतृप्त भूवैज्ञानिक इकाई है जिसके द्वारा कुओं की क्षमता के अनुसार जल उपलब्ध होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि जो जलभृत है एक संतृप्त भूवैज्ञानिक इकाई है और जिसके द्वारा कुओं की क्षमता के अनुसार जल की क्या होती है, उपलब्धता होती है। दूसरा कह रहा है कि सनस्तर की ऊपरी परत जिसमें सभी छिद्रित स्थान या दरारें पूर्णतः जल से भरी होती हैं भौम जल स्तर कहलाता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि संतृप्त क्षेत्र में धरातली सतह के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है कि जल संभर भूमि की एक प्राकृतिक भूजलीय इकाई है जिसमें जल एकत्रित होता है। तो यह भी आपका सही है। तो ये क्या है कि जल संभर संतृप्त क्षेत्र किसे कहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे भौम जल स्तर किसे कहते हैं, इन सभी का डिफिनीशन देकर आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जितने भी आपका कि जल संभर का भी आपका डिफिनीशन सही है, संतृप्त क्षेत्र का भी डिफिनीशन और भौम जल का भी डिफिनीशन आपका सही है, भौम जल स्तर का भी यहाँ पे जो डिफिनीशन दिया गया वो भी सही है और जलभृत भी आपका सही डिफिनीशन दिया है। तो सही आंसर होता है डी कि चारों के चारों स्टेटमेंट जो है वह सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि सिंचाई विकास की एक रणनीति जिसके अंतर्गत प्रति इकाई जल का उपयोग अधिक होता है विस्तृत सिंचाई कहलाती है। तो यह कथन गलत है। आगे हम बताएंगे किस प्रकार से गलत है। दूसरा कह रहा है कि गहन सिंचाई के अंतर्गत प्रति इकाई जल का उपयोग कम होता है। तो यह भी आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि नहर निकास क्षेत्र के कमान क्षेत्र में जल के असमान वितरण की पद्धति बारबंदी पद्धति कहलाती है। तो यह भी कथन आपका गलत है। और चौथा कह रहा है कि कमान क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें सिंचाई व अन्य कार्यों के लिए जल आपूर्ति नहर तंत्र द्वारा होती है। तो ये कथन आपका सही है। तो पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही नहीं है। तो सही आंसर होता है ए। अब जानते हैं कि क्यों आपके सारे ऑप्शंस गलत हैं, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर गहन सिंचाई के अंतर्गत की अगर बात किया जाए तो गहन सिंचाई जो होता है सिंचाई विकास की एक रणनीति है जिसके अंतर्गत प्रति इकाई जल का उपयोग अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए आपका गलत है। गहन सिंचाई में क्या होता है, जल का उपयोग क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पे कम दिया है जिसके कारण आपका सेकंड वाला गलत है। आगे की अगर बात करें कि जो विस्तृत सिंचाई होती है तो विस्तृत सिंचाई में होता है कि सिंचाई विकास की वह रणनीति होती है जिसके अंतर्गत एक बड़े क्षेत्र के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराने पर बल दिया जाता है और इसके अंतर्गत प्रति इकाई जल की उपयोग क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर जो होता है कि प्रति इकाई जो होता है जल का उपयोग यहाँ पर कम होना चाहिए विस्तृत सिंचाई में, तो जिसके कारण पहला वाला आपका गलत है। और तीसरा जो है कि बारबंदी पद्धति वह है कि यह नहर निकास क्षेत्र के कमान क्षेत्र में जल के एक समान वितरण की पद्धति है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यह जल के असमान वितरण की पद्धति है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक समान वितरण की पद्धति है, जिसके कारण तीसरा वाला गलत है और चौथा तो आपका सही है। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि संपूर्ण जलवायु तथा भू संसाधन दशाएं जो किसी प्रदेश की कृषि एवं संबंध आर्थिक दशाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं कृषि जलवायु कहलाती है। तो बिल्कुल आपका सही है कि कृषि, आपसे पूछा जाए कृषि जलवायु किसे कहा जाता है, तो संपूर्ण जलवायु तथा भू संसाधन दशाएं जो किसी प्रदेश की कृषि एवं संबंध आर्थिक दशाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है उसे कृषि जलवायु कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि नहर प्रणाली या तंत्र जिसके अंतर्गत
उत्थापन पद्धति द्वारा जल भूमि के ढाल के विपरीत प्रवाहित होता किया जाता है, प्रवाह प्रणाल का कहलाता है। तो यह गलत है। इस क्यों गलत है आगे हम आपसे एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा कह रहा है कि पारिस्थितिकी विकास का एक प्रदेश के विकास की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अवनत पारितंत्र तथा पारिस्थितिकी पोषीयता के संरक्षण एवं पुनरुद्धार का प्रयास किया जाता है। तो यह आपका बिल्कुल सही है। तो पूछा है कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। दूसरा वाला क्यों गलत है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि नहर प्रणाल जिससे उत्थान पद्धति द्वारा जल भूमि के ढाल के विपरीत प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ढाल के विपरीत प्रवाहित जो किया जाता है लिफ्ट प्रणाल या तंत्र कहलाता है। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे कि जब जल भूमि के ढाल के विपरीत होता है तो इसे हम लोग लिफ्ट प्रणाल या तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे लिफ्ट प्रवाह प्रणाल नहीं कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, लिफ्ट प्रणाल के नाम से जाना जाता है, इसलिए सेकेंड वाला गलत है। तो दोस्तों यह जल संसाधन का चैप्टर था जो कि चौथा चैप्टर था कक्षा 12 का, और मैं आप लोगों के लिए इससे संबंधित क्वेश्चन लेकर आया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।